नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प और रियल वर्ल्ड सिचुएशन पर बात करते हैं। सोचिए, मुंबई के एक आयुर्वेदिक क्लिनिक में पिछले 10 सालों से एक ही टीम काम कर रही है और अचानक वहां एक नया मैनेजर आ जाता है। जाहिर सी बात है, ऐसे में तालमेल बिठाना आसान नहीं होता है ना। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इस बदलाव के दौर को, इस पूरे ट्रांजिशन को बिना किसी बड़े बवाल या परेशानी के कैसे एकदम स्मूथ बनाया जा सकता है। मुझे ये वाली थेरेपी क्यों नहीं दी गई? यकीन मानिए, पुराने और अनुभवी थेरेपिस्ट की तरफ से आने वाली बस ये एक अकेली शिकायत पूरे क्लिनिक में भारी तनाव पैदा करने के लिए काफी है। खासकर तब जब कोई बिल्कुल नया मैनेजर आकर अचानक से उनकी ड्यूटियां फिक्स करने लगे। ये सिर्फ एक मामूली सा सवाल नहीं है। सच कहें तो ये वो चिंगारी है जो पूरे वर्क प्लेस का माहौल बिगाड़ सकती है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ काम बांटने की नहीं बल्कि उससे जुड़ी हुई भावनाओं और ईगो की है। और एक आयुर्वेदिक क्लिनिक के कॉन्टेक्स्ट में तो इस टकराव को सुलझाना सचमुच सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी विवाद सीधे तौर पर क्लिनिक के प्राण को डिस्टर्ब करता है। प्राण यानी उस जगह की वो जीवन ऊर्जा, वो शांत वाइब जिसका सीधा असर मरीजों के ठीक होने पर पड़ता है। अगर क्लिनिक के अंदर ही नेगेटिविटी और तनाव का माहौल होगा तो फिर हीलिंग कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इस पूरे तनाव को सुलझाने और क्लिनिक में दोबारा एक बढ़िया वर्क कल्चर बनाने के लिए हम इस 6 कदम के रोड मैप का इस्तेमाल करेंगे। हम शुरुआत करेंगे विवाद की जड़ों को समझने से, फिर तुरंत शांति के उपाय देखेंगे, ड्यूटी बांटने का नया तरीका समझेंगे, रोटेशन में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, कल्चर को फिर से बिल्ड करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसमें क्लिनिक के डॉक्टर की क्या अहम भूमिका होती है। चलिए सबसे पहले पॉइंट यानी विवाद की जड़ों पर बात करते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो एक दशक पुरानी स्टाफ और इस नए मैनेजर के बीच इतनी बड़ी दीवार बन गया है? अगर गहराई से देखें तो ये पूरा विवाद सिर्फ शेड्यूलिंग का नहीं है। ये असल में एक साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन है। यहाँ बात स्टेटस की है, टूटे हुए भरोसे की है और सबसे बड़ी बात पुराने स्टाफ के अंदर बैठे उस डर की है कि कहीं उन्हें कम तो नहीं आंका जा रहा। और स्टाफ के नज़रिए से सोचें तो नए मैनेजर ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे वो उनका सम्मान जीत सकें, या आसान शब्दों में कहें तो अभी तक खुद को साबित नहीं किया है। इस माइंडसेट के डिवाइड को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तरफ नया मैनेजर है जिसका पूरा फोकस कॉर्पोरेट एफिशिएंसी और स्ट्रिक्ट शेड्यूल पर है। वो हर चीज़ को एक सिस्टम में बांधना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ वो स्टाफ है जो एक पारिवारिक माहौल का आदी है और अपने काम को सिर्फ काम नहीं बल्कि हीलिंग की एक कला मानता है। तो ये सिर्फ काम करने के दो तरीकों का नहीं बल्कि दो पूरी तरह से अलग विचारधाराओं का सीधा टकराव है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, तुरंत शांति के उपाय। कोई भी नई पॉलिसी या सिस्टम लागू करने से पहले क्लिनिक के इस उबलते हुए टेम्परेचर को तुरंत नॉर्मल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है एक वेंटिंग सेशन रखना, यानी एक ऐसा सुरक्षित सेशन जहां पुराना स्टाफ खुलकर अपनी भड़ास निकाल सके। और हाँ, यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस मीटिंग में मैनेजर का न होना जरूरी है। स्टाफ को एक ऐसा स्पेस चाहिए जहां वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकें और उन्हें ये फील कराया जा सके कि उनके पिछले 10 सालों के काम की वाकई में कद्र की जाती है। और इस सेशन में एग्जैक्टली कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। आप इस क्लिनिक के पिलर्स हैं। आपके हाथों ने सैकड़ों मरीजों को ठीक किया है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये उन्हें वैलिडेशन देता है और उनके अंदर चल रही उस इमोशनल उथल-पुथल को एकदम से शांत कर देता है। इधर स्टाफ शांत हुआ और उधर हमें तुरंत मैनेजर को अलग से कोच करना होगा। मैनेजर को ये बात अच्छे से समझानी होगी कि आयुर्वेद जैसे फील्ड में काम करने वाला स्पेशलाइज्ड स्टाफ अपने काम की कला को किसी भी स्ट्रिक्ट शेड्यूल से ज्यादा अहमियत देता है। उन्हें ये रियलाइज कराना होगा कि वो मशीनों को नहीं बल्कि इंसानियत के लिए काम करने वाले हीलर्स को मैनेज कर रहे हैं। तो जब माहौल थोड़ा शांत हो जाए तब हम अपने तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ड्यूटी बांटने के तरीके को रीडिफाइन करना। अब हमें टॉप डाउन यानी सिर्फ ऊपर से ऑर्डर देने वाले तरीके को छोड़कर एक कोलैबोरेटिव मॉडल अपनाना होगा। इस कोलैबोरेटिव मॉडल में मुख्य रूप से 3 क्लियर स्टेप्स हैं। एक स्किल मैट्रिक्स बनाना, लीड थेरेपिस्ट का नया टाइटल देना और शेड्यूलिंग से पहले कंसल्टेशन करना। जब ये तीनों चीजें एक साथ काम करती हैं तो सारा तनाव खत्म हो जाता है और उसकी जगह एक मजबूत पार्टनरशिप ले लेती है।
सबसे पहले एक पब्लिक स्किल मैट्रिक्स क्रिएट करें। इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई पिजिचिल यानी ऑयल बाथ में माहिर है या किसी का हाथ शिरोधारा में बहुत सेट है, तो उस बात को लिखित में डॉक्यूमेंट करें। जब स्टाफ देखता है कि नया मैनेजर उनकी इन स्पेसिफिक खूबियों को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट अपने आप बढ़ जाता है। और इसी के साथ आता है टाइटल्स को अपग्रेड करना। जरा सोचिए, किसी को सिर्फ हेल्पर बुलाने और सीनियर थेरेपिस्ट या लीड प्रैक्टिशनर बुलाने में कितना बड़ा फर्क है। ये नया टाइटल सीनियर स्टाफ को वो हायरार्की और रिस्पेक्ट देता है जो वो चाहते हैं। अब वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने वाले लोग नहीं रह जाते, बल्कि वो ऐसे पार्टनर्स बन जाते हैं जिनसे वीकली रोस्टर फाइनल करने से पहले बाकायदा सलाह ली जाती है। अब बात करते हैं चौथे कदम की, जो है रोटेशन में ट्रांसपेरेंसी लाना। क्योंकि वो जो शिकायत थी ना कि मुझे ये काम क्यों नहीं मिला, वो सीधे तौर पर इस फीलिंग से आती है कि उनके साथ फेयरनेस या इंसाफ नहीं हो रहा है, और इस फीलिंग को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी से ही दूर किया जा सकता है। इसके लिए बिल्कुल क्लियर क्राइटेरिया सेट करना होगा। किसी को कोई पर्टिकुलर थेरेपी क्यों दी गई है, क्या इसके लिए किसी मरीज ने खास रिक्वेस्ट की थी, क्या उस थेरेपी में आज ज़्यादा शारीरिक ताकत चाहिए, या फिर ये रोटेशन सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि कोई एक थेरेपिस्ट ओवरवर्क से थक ना जाए। जब ये लॉजिक सबको पता होता है तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और इन सारे नियमों को हवा में नहीं रखना है, बल्कि इन्हें कागज पर उतारकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज का रूप देना है। जब चीज़ें डॉक्यूमेंट हो जाती हैं तो वो मैनेजर का कोई पर्सनल फैसला या पर्सनल अटैक नहीं लगती, बल्कि वो क्लिनिक का एक ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड रूल बन जाती हैं। रोड मैप का 5वां हिस्सा है कल्चर को फिर से बिल्ड करना। मुंबई के एक टिपिकल सबर्बन क्लिनिक का माहौल ऐसा होता है जहां पर्सनल कनेक्शन ही सब कुछ है। इसलिए इस टूटे हुए कनेक्शन को जोड़ने के लिए हमें कुछ सोचे समझे एक्शंस लेने होंगे। यहाँ हर एक छोटे एक्शन का एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस है, जैसे कि सुबह की मॉर्निंग ब्रीफिंग में लॉजिस्टिक्स को डिस्कस करना, या फिर स्पॉन्सर्ड लंच रखना जहां काम से हटकर बात हो सके, और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबके सामने उनके काम की तारीफ करना। ये सब चीजें मिलकर उस खोए हुए भरोसे को वापस लाने का काम करती हैं और साबित करती हैं कि मैनेजर स्टाफ का दुश्मन नहीं, सपोर्टर है। और फाइनली इस पूरे प्रोसेस का छठा और बहुत ही क्रूशल स्टेप है क्लिनिक के डॉक्टर की भूमिका। क्योंकि ओनर होने के नाते डॉक्टर पूरी तरह से पीछे नहीं हट सकता। इस ट्रांजिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्हें अभी भी एक एक्टिव लीडरशिप रोल निभाना ही होगा। शुरुआती 30 दिनों के लिए डॉक्टर को एक अल्टीमेट मीडिएटर या कल्चरल एंकर के रूप में काम करना होगा। मतलब इस बदलती हुए डायनामिक्स को बहुत करीब से मॉनिटर करना होगा और ज़रूरत पड़ने पर बीच बचाव के लिए तैयार रहना होगा। ऐसे में डॉक्टर के जरिए मैनेजर को एक गोल्डन रूल पास होना चाहिए। मैनेजर का असली काम चीज़ों को सिर्फ सिस्टमैटिक बनाना नहीं है, बल्कि थेरेपिस्ट्स के काम को आसान बनाना है। अगर मैनेजर ये इंश्योर करे कि स्टाफ को टाइम पर सही तेल और साफ तौलिए मिल रहे हैं, तो स्टाफ उसे अपने काम में रोड़ा अटकाने वाले की बजाय अपने लिए एक बहुत बड़ी हेल्प मानेगा। और अल्टीमेटली जब पुराने स्टाफ को इस नए मैनेजमेंट के पीछे का लॉजिक समझ आने लगता है, तो उन्हें रिस्पेक्टेड फील होता है। दूसरी तरफ मैनेजर भी खुद को एम्पावर्ड महसूस करता है। इस तरह से जो ड्यूटी असाइनमेंट पहले एक सिरदर्द था, वो अब एक बहुत ही शानदार टीम कोऑर्डिनेशन में बदल जाता है। तो इस पूरे रोड मैप को समझने के बाद सोचने वाली बात यह है कि जब स्टाफ शिकायत करता है, तो वो नया मैनेजर आमतौर पर रिएक्ट कैसे करता है। इस सवाल का जवाब ही इस बात की चाबी है कि ये रोड मैप असलियत में कितना कामयाब होगा। क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर या प्रोसेस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति का अपना पर्सनल लीडरशिप स्टाइल ही ये तय करता है कि कॉन्फ्लिक्ट सुलझेगा या फिर और ज्यादा उलझ जाएगा। आज के इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही।